नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लाइव चैनल में मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वर्ष 2021 में हमने कई भविष्यवाणियां की और माता रानी के आशीर्वाद से हमारी सभी भविष्यवाणियां सही सिद्ध हुई है। वर्ष 2021 में हालांकि कुछ भविष्यवाणियां अच्छी नहीं हैं, उसके बाद भी जो होना है उसको टाला नहीं जा सकता। तो उसी दृष्टिकोण से हम इसको देखें और हमने जैसा कि भविष्यवाणी की थी भूकंप के विषय में, जल से संबंधित संकटों के विषय में, सुनामी के विषय में, तो उत्तराखंड की घटना हुई दुर्घटना, इसके अलावा भूकंप आए और साथ ही हमने मंगल और राहु के समीप आने से आतंकवादी घटनाओं के बारे में भी कहा था। और आप देखिए आज ही कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और 3 से 4 लोगों की उसमें मृत्यु हुई है। दुखद घटना है, लेकिन ग्रह जो है अपने हिसाब से चल रहे हैं और हमें सूचना देते हैं और उन्हीं सूचनाओं को हम आपके सामने लेके आने का प्रयास करते हैं। तो इसी कड़ी में दोस्तों आगे क्या हो सकता है उसकी बात मैं करना चाहता हूं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कल जो है 2 प्रमुख परिवर्तन, जिसमें से एक बुध का मार्गी होना मकर राशि में और दूसरा शुक्र का कुंभ राशि में संचरण, ये 2 प्रमुख परिवर्तन होने वाले हैं। और परसों जो है रात में यानी कि लगभग 22 तारीख को 22 तारीख हो जाएगी 4 बजे प्रातः मंगल जो है वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। वृषभ राशि में राहु के साथ वो युति करेंगे और अंगारक दोष का निर्माण होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन ग्रह परिवर्तनों के बारे में कि ये क्या प्रभाव लेके आ सकते हैं। सबसे पहले बुध और शुक्र का जो परिवर्तन है दोस्तों, वो शेयर बाजार पे अपना प्रभाव डालेगा। शेयर बाजार में चाल में कुछ परिवर्तन वो ला सकता है। इसके अलावा आर्थिक पहलू में कुछ अच्छी बातें भी हमको सुनाई दे सकती हैं। कुछ आर्थिक पहलू सुधर सकते हैं देश और दुनिया के। तो इस मामले में, आर्थिक मामले में ये कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर के आ सकता है ये जो परिवर्तन है बुध और शुक्र का। इसके अलावा बुध चूँकि 11 मार्च को, इसके बाद मार्गी होने के बाद 11 मार्च को बुध जाएंगे और कुंभ राशि में वो भी प्रवेश करेंगे। तो उसी समय एक और घटना होने वाली है कि मंगल भी जो है वो राहु के साथ ही साथ वो भी रोहिणी नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो ये दोनों घटनाएं 11 मार्च को होंगी। तो 11 मार्च के आसपास दोस्तों काफ़ी बड़े परिवर्तन हमको देखने को मिल सकते हैं। किसान आंदोलन के बारे में भी हमको परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। आतंकवादी घटनाओं के बारे में भी मिल सकते हैं। 11 मार्च के आसपास हमको कुछ वायुयान दुर्घटना आदि या फिर कोई सैटेलाइट का खराब होना, इस तरह की बातों से दो चार होना पड़ेगा दुनिया को। और कुल मिला के आकाशीय स्थितियों में जो चीज़ें हैं, चाहे वो वायुयान हो या उपग्रह हो या कुछ अन्य कोई भी बात हो, उस जगह पे कुछ ना कुछ समस्या आएगी। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो है वो उसका जो साइन है वो रथ के आकार का तारों का समूह है और निश्चित रूप से वाहन से संबंधित दुर्घटनाएं भी उसके बाद बढ़ी हुई हमें दिखाई देंगी। रोहिणी नक्षत्र दोस्तों चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है। जैसा कि हम जानते हैं 27 नक्षत्र चंद्रमा की 27 रानियां हैं और एक एक नक्षत्र में एक एक दिन संचरण करते हैं चंद्रमा। और उन सभी 27 नक्षत्रों में या 27 रानियों में रोहिणी उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो इस रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो ब्रह्मा जी हैं और जो कि सृष्टि के रचयिता हैं। तो ये जो परिवर्तन है जो कि मंगल और राहु का रोहिणी नक्षत्र में संचरण है, ये निश्चित रूप से
कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण भी करा सकता है जो कि कंस्ट्रक्शन से संबंधित हो, सृजन से संबंधित हो। कोई नई चीज़ों का सृजन भी 11 मार्च के बाद लगभग चूँकि 15-20 दिन तक ये युति रहेगी, ये स्थिति रहेगी मंगल की खासकर, तो लगभग 20 दिनों तक का जो समय है उस समय यानी कि अप्रैल के आगमन तक का जो समय है उस समय कोई नई खोज, कोई नया सृजन की बात हमें सुनाई दे सकती है। तो ये भी एक तरह का सकारात्मक पहलू है इस मंगल के संचरण का रोहिणी नक्षत्र में। दोस्तों, मंगल और राहु का जो संचरण होगा, अंगारक दोष का सृजन जो होगा, वो निश्चित रूप से आतंकवादी घटनाओं को और भी बढ़ा सकता है, एग्रेशन बढ़ा सकता है, जैसा हमने पहले ही बताया, युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण करा सकता है, भूकंप भी ला सकता है, क्योंकि भूमि सुत है मंगल, और मंगल जब भी कष्ट में आते हैं हमने देखा है कि भूकंप की परिस्थितियां बनती हैं, दुनिया में भूकंप की संख्या बढ़ जाती है। तो ये सभी परिस्थितियां दोस्तों मंगल और राहु के अंगारक दोष की वजह से आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। अंगारक दोष शब्द से आप समझ सकते हैं कि ये दोष एक अंगार की तरह होता है। जिस तरह से अंगार के ऊपर राख चढ़ जाती है और वो अंगार दहकता रहता है, अंदर उसमें गर्मी रहती है बहुत तेज, लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं देता। तो इसी तरह का एक दोष ये पैदा करता है, अंगारक दोष, जिसमें जब सृष्टि में इस दोष का निर्माण होगा तो लोगों में एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन, एक तरह का आक्रोश अंदर दहकता रह सकता है। इसके अलावा आतंकवादी घटनाओं की जैसे बात है तो जो स्लीपर सेल्स वगैरह होते हैं, जो छुपे हुए आतंकवादी होते हैं, जो आम जनता के बीच में रहते हैं और रह के देश विरोधी कार्य करते हैं, ऐसे लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे लोग उसी तरह के अंगार की तरह होते हैं और अंगारक दोष में ये लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। शनि की जहाँ तक बात है दोस्तों, शनि वृषभ नवमांश में जब संचरण करेंगे कल से, तो उस समय पर उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और जो पेट्रोलियम के दाम, जो तेल के दाम बेतहाशा रूप से बढ़ रहे हैं, उसमें लगाम लगने की उम्मीद है। कहीं ना कहीं तेल के दाम जो हैं स्टेबलाइज होंगे, उनमें कमी भी आ सकती है या एक स्टेबल स्टेट में आ सकते हैं। ये उम्मीद हम करते हैं शनि की स्ट्रेंथ बढ़ने से। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया, किसान आंदोलन के बारे में एक इनपुट आपको देना चाहता हूँ कि शनि देव जो हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसानों के कारक हैं, कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि देव जो हैं वो अभी तक मेष में थे नवमांश में, और मेष में वो नीच के थे, यानी कि नीच नवमांश में शनिदेव चल रहे थे अभी तक। अब वो वृषभ नवमांश में चले जाएंगे कल से। तो निश्चित रूप से कल से किसानों का, मजदूरों का प्रभाव बढ़ेगा। और जैसा हमने बताया कि 11 तारीख को बुध भी जब 11 मार्च को जाएंगे कुंभ राशि में, तो उसके बाद हमें लगता है कि किसानों का प्रभाव और बढ़ेगा और उनका आंदोलन भी बढ़ सकता है। और साथ ही सरकार भी इस विषय में कुछ और सकारात्मक ढंग से किसानों की मांगों को मानने या ज़्यादा कंसीडर करने की तरफ आगे बढ़ सकती है, हमें ऐसा लगता है। तो निश्चित रूप से किसान आंदोलन के लिए या किसानों के लिए ये सही समय अब आगे है और उनकी समस्या का हल इसमें हो सकता है, क्योंकि अभी तक नीच के थे शनिदेव, तो नीच के थे तो कष्ट में थे, इसीलिए किसान भी कष्ट में थे। कहीं ना कहीं आंदोलन में वो कष्ट की परिस्थितियों को झेल रहे थे। अब जबकि वृषभ में शनि देव का संचरण होगा नवमांश में, तो किसानों के लिए चीज़ें ईज अप होंगी।
जो खराब परिस्थितियां हैं उनमें सुधार होगा। हो सकता है कि सरकार से जो उनका इम्पासे है, जो एक डेडलॉक है, वो भंग हो और चीज़ें सकारात्मक दिशा की तरफ आगे बढ़े। दोस्तों, मंगल राहु के साथ आने से, जैसा हमने पहले भी बताया था, कहीं ना कहीं पुलिस, मिलिट्री आदि का रोल भी बढ़ता है और कर्फ्यू या लॉकडाउन की परिस्थितियां भी आगे बढ़ सकती हैं। ऐसा हमने बताया था कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है या कर्फ्यू वगैरह लग सकता है। और इसी की तस्दीक हमने एक और भविष्यवाणी से की थी, जिसमें हमने बताया था कि फागुन मास में चूँकि 5 रविवार का योग है तो वो रोगों को, ताप को बढ़ाता है। तो आप देखिए, हमने जैसा प्रेडिक्ट किया था, रोगों में फिर से वृद्धि होना शुरू हो गई है और फिर से कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में और केरल में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पुनः एक तरह से चिंता का कारण है और सारे देश में अलर्ट की ज़रूरत है। और जो कोरोना से संबंधित जो प्रिकॉशंस आप ले रहे थे वो लेना छोड़िएगा नहीं, उसको लेते रहिए, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। मार्च में पुनः आप बड़ी गंभीर परिस्थितियों में आ सकते हैं, देश गंभीर परिस्थितियों में आ सकता है कोरोना के मामले में। तो दोस्तों, ये भी एक प्रमुख बात है जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। इसके बाद दोस्तों, अगले जो परिवर्तन होने वाले हैं वो फिर गुरु का राशि परिवर्तन होगा। कुंभ राशि में गुरु जाएंगे और जो भी नकारात्मकता का प्रभाव है वो विशेष रूप से अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक ही रहेगा। और ये जो कष्टप्रद स्थितियां हम देख रहे हैं, ये अप्रैल के प्रथम सप्ताह के बाद इसमें कुछ सुधार आएगा, ऐसा हमें लगता है। कुछ भविष्यवाणियाँ जो और भी हम करना चाहते हैं वो अपने अगले एपिसोड में करेंगे, जिसमें मई के महीने के बारे में हम बात करेंगे। अभी से उनकी चर्चा करना काफ़ी अर्ली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो हम चूँकि मई में पुनः कुछ ग्रह स्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन अप्रैल में चीज़ें थोड़ी इज़अप होंगी, ऐसा हमें लगता है, गुरु की राशि परिवर्तन की वजह से। विभिन्न राशियों के बारे में, ये जो मंगल राहु की युति, बुध शुक्र का राशि परिवर्तन, और जैसा कि सूर्य भी अभी कुंभ राशि में है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि मेष के लिए तो बहुत अच्छा समय है और वृषभ राशि के लिए भी समय ठीक है, सुधार पर ही है। मिथुन को कष्ट की स्थितियां बनी हुई हैं, सावधानी जरूरी है उनके लिए। कर्क, सिंह, ये चूँकि मंगल से प्रभावित राशियां हैं और मंगल अंगारक दोष में जाएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं कर्क को कार्यक्षेत्र में और सिंह को जमीन जायदाद, वाहन आदि के मामले में सावधानी रखना जरूरी है। एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। कन्या राशि के लिए चीज़ें अच्छी हैं, सुधार पर हैं और उनको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तुला राशि के लिए भी चीज़ें ठीक ही हैं, उनको भी कोई ख़राब समय नहीं है, उनका भी अच्छा समय है। खास करके शनि जो अब स्ट्रेंथ पकड़ रहे हैं कल से, तो शनि उनके प्रमुख ग्रह हैं, तो तुला के लिए अच्छा समय है। वृश्चिक राशि के लिए जो कि अंगारक दोष का सृजन हो रहा है और चंद्रमा मंगल जो है उनकी राशि से ठीक 180 डिग्री दूर बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको सहयोग में कमी का अनुभव हो सकता है, अकेलापन महसूस हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए खराब समय आ सकता है, तो उनको सावधानी रखना चाहिए। इसके अलावा धनु राशि जो है, तो धनु के लिए भी समय अच्छा है, कोई खास चिंता की बात नहीं है उनके लिए। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के जातकों के लिए ये जो समय है ये सकारात्मक परिणाम ही लेकर के आएगा कहीं ना कहीं, और धन के लिए उनके लिए अच्छा समय है। कुंभ राशि के लिए भी धन प्राप्ति के लिए अच्छा समय है, बड़े निर्णयों का समय है आपके लिए। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए ये जो समय है ये कहीं ना कहीं भाग्य में कुछ अचानक उतार चढ़ाव की स्थितियां और पैसे की, धन की प्राप्ति कराने वाला समय है, तो उनके लिए भी एक तरह से अच्छा समय है। दोस्तों, कुल मिला के ये जो समय है
ये कुछ खास खराब नहीं है, अच्छा समय ही है मंगल राहु की युति का। और आशा है आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। और हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी पुश करें और इस एपिसोड को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और यदि आपकी कोई विशेष इच्छा है किसी चीज़ के बारे में जानने की तो आप ज़रूर हमें लिखें, हम उस पर एपिसोड बनाने का प्रयास करेंगे। कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो ज्योतिष के जानकार हैं, अगर उनको भी कोई पॉइंट हमसे डिस्कस करना वो चाहते हैं तो ज़रूर लिखें, हम उनका स्वागत करते हैं। हम ज़रूर उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे या अपने अगले एपिसोड में उसको इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।